अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है तीनों? आइए जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं मेरे यानी सौरभ पांडे के साथ में। सबसे पहले हम लोग इसके की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग समझिएगा, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसको इनिशियली रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, तुरंत उसको जब लिखने का प्रोसेस होता है तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। आपको याद होगा, आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां पर फॉर एन एग्जाम्पल आप क्रेडिट में कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, आप उधार में कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उस दुकान में भीड़ होने की वजह से वो दुकान वाले जो है एक कागज के टुकड़े में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इनिशियल लेवल पे जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंट, अकाउंट यहाँ पर रेफर करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को। वेराइटीज ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग अपने एक बिजनेस के साइकिल में बनाते हैं। लगातार अलग अलग ट्रांजैक्शन के साथ में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है उसके बढ़ने के साथ में हमारे जो अकाउंट हैं उसके भी नंबर बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। अकाउंट्स मतलब जितने ट्रांजैक्शन उन सभी का अलग अलग रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब ट्रांजैक्शन हुआ था उसको जहां रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंट बोले थे। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, जो स्टेप्स फॉलो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए, वो अकाउंटिंग होगा। इसके बाद में है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर करता है रूल्स को, एक्ट्स को या फिर प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, जो हमें बताता है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है या रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस होगा। ये जहां पर बताया जाता है उसे अकाउंटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस, किस तरीके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, किस तरीके से हम लोग अपने जो अकाउंट्स हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने, समझने और सीखने के लिए पहले समझिएगा कि इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं या फीचर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट को जब रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के पहले का सबसे पहला स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको जानना समझना कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्यों हुआ है, किस पर्सन के साथ में हुआ है। इन सारी चीज़ों को जानने की जब बात होती है तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की बात करता है। दूसरा पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया है, जो जिसको हमने पहचाना है उसका मेजरमेंट करना। मेजरमेंट का ये मतलब यहाँ पर मॉनेटरी टर्म पे इसकी क्या वैल्यू है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, 1000 का हुआ है, 5000 का हुआ है, 10 रुपए का हुआ है या 10 लाख का हुआ है। इसको मेजरिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू निकालने की बात करते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब उसको लिखने का जो प्रोसेस होता है, जब उसे अकाउंट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे रिकॉर्डिंग बोला जाता है। ये भी काम किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो बुक कीपिंग के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इनिशियली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे थे। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग इसके अंदर का एक एलिमेंट है, अकाउंटिंग के अंदर का एक एलिमेंट है। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और उसकी रिकॉर्डिंग की बात होती है, अकाउंटिंग की बात होती है, तो उसके अंदर पे बुक कीपिंग इन्वॉल्व हो गया है, उसके अंदर पे बुक कीपिंग भी है। इस चीज़ की ये बात करता है। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। अकाउंट जब हमने बनाया तो उसको क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है, अलग-अलग हिस्से में बाँटना ज़रूरी होता है। अलग-अलग हिस्से में बाँटने के लिए ये सिंपल सा फिर से वही एग्ज़ाम्पल समझिएगा। आपके घर के बगल में जो दुकान थी, आप गए थे, उधार में सामान खरीदे थे, वो आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन को, आपने जो उधार में सामान खरीदा था, उसको अलग लिखेगा। आपके जो दूसरे साइड पे रहने वाले जो पर्सन है,
मिस्टर ए है उनको अलग लिखेगा, मिस्टर बी के ट्रांजेक्शन को अलग लिखेगा, मिसेस सी के ट्रांजेक्शन को, मिसेस डी के ट्रांजेक्शन को अलग अलग, सबके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, सभी को अलग अलग हिस्से पे लिखेगा। इसका मतलब सभी के अकाउंट को अलग अलग लिख रहा है, सभी के लिए अलग अलग अकाउंट बना रहा है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्लासिफाइंग बोलते हैं। मतलब ये समझिएगा कि जब ट्रांजेक्शन हुआ और उस समय पर एक आपने गए 10 दिन बाद गए पैसे देने के लिए गए, और पैसा देने के लिए गए तो उन्होंने बता दिया कि मिसेस डी ने इतना सामान लिया था और आप पेमेंट कर दीजिए। आप तो मिसेस डी को जानते ही नहीं है, तो आप क्यों पेमेंट करेंगे? तो इसी वजह से क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन की बात होती है। जिस पर्सन का जो अकाउंट है, जो ट्रांजेक्शन है, वो उसी के अकाउंट पे रिकॉर्ड करना है, और इससे सारे ट्रांजेक्शन्स अलग अलग होंगे, मिक्स नहीं होंगे। इन चीज़ों की ये बात करता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। क्योंकि हमारे बिजनेस में कई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग हिस्से में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसको समराइज्ड फॉर्म पे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म पे रेडी करना, लास्ट में प्रिपेयर करना, जिससे कि आगे जो अकाउंट्स के यूजर्स हैं, जो इस अकाउंट को यूज करने वाले हैं, उनके लिए ये उपयोग हो सके, यूज हो सके, उस पर्पस के लिए तैयार करने का जो प्रोसेस होगा, इसको समराइजिंग ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एक बिजनेस क्यों होता है या क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन किया जाता है? तो सिंपल सा आपके मन में बात आ रही होगी, बिजनेस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस करना है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस नहीं करना है। तो बिजनेस का जो मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और दूसरा उसके एसेट्स की वैल्यू, उसके प्रॉपर्टीज की वैल्यू जानना। ये दोनों काम के लिए आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन काम आता है। लास्ट में कम्युनिकेटिंग। प्रॉफिट तो कमा लिए, लेकिन उस प्रॉफिट को करेंगे क्या? आपके जो यूजर्स है, जो अलग अलग पार्टीज आपके बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व है, उनको आप बताएंगे कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। इन चीजों को जब बताएंगे तो इसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। जब रिटर्न पे होगा डॉक्यूमेंट, तब तो एक प्रूफ आप दे पाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्यों किया जाता है अकाउंटिंग? समझिएगा, सबसे पहले मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? सारी चीज को लिख के रखना, ताकि बाद में इसका यूज हो सके, एविडेंस रह सके। आप खुद सोचिए कि आज से 4 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, क्या आपको याद होगा? 4 दिन पहले का हो सकता है याद हो। आपने 1 महीने पहले क्या खाना खाया था, आपको कुछ याद है क्या? नहीं याद होगा। लेकिन अगर आपने एक पर्सनल डायरी मेंटेन की होगी और उसमें लिखा होगा कि इस डेट को मैंने ये वाला जो वेजिटेबल है उसका कंजप्शन किया था, तो अगर ऐसा किया होगा तो आप जाइए और उस पर्टिकुलर डेट का अपना मैनुअल उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की थी या क्या-क्या एक्टिविटीज़ उस दिन पर आपने किया होगा। तो वैसा ही अकाउंटिंग जो होती है, वो आपके बिज़नेस के ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जिससे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको पता स चल सके कि क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन हुआ है या क्या-क्या काम किया था हमने। सेकंड है प्रॉफ़िट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। अभी-अभी हमने डिस्कस किया था, एक बिज़नेस का मोटिव ही होता है प्रॉफ़िट अर्न करना, अर्निंग करना, या उससे जो एक्टिविटीज़ है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे कुछ अर्निंग हो, कमाई हो, जिससे कि उसका घर चल सके। तो ये प्रॉफ़िट या लॉस की बात करते हैं कि हमने जो काम किया है, क्या उसमें हमको फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है तो क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है तो किस अमाउंट का हो रहा है? लॉस हो रहा है तो किस अमाउंट का हो रहा है? इन चीज़ों को जानने के लिए अकाउंट्स को बनाया जाता है या अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन जब आप समझेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है, जब हमने बिजनेस किया, जब हमने काम किया, तो आज की डेट पर हमारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। हमने अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, हमने अलग अलग सामान खरीदा होगा। सामान मतलब यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के एसेट्स खरीदे होंगे हमने। तो उसकी पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, हमारे लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, इसमें भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज कितनी है, इनसाइडर लाइबिलिटीज कितनी है। ये टेक्निकल टर्म हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए
या फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट के लिए, आपके जो मैनेजमेंट है, जो आपके बिजनेस को रन कर रहे होंगे, जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होंगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि कौन से काम से फ़ायदा है और कौन से काम से नुकसान है। जिस काम से फ़ायदा होगा उसको हम आगे चल के फिर से रिपीट करेंगे, जिस काम से हमको नुकसान हो रहा होगा उस काम को आगे चल के बंद कर देंगे। लेकिन फिर वही मैंने अभी आपको बताया था कि पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको रिकॉर्ड किया होगा आपने, तब तो याद रहेगा ना कि कौन से काम से फायदा है और कौन से काम से लॉस है। इसलिए अकाउंटिंग यूजफुल होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये हम लोगों ने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था। इसके जो यूजर्स हैं, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करने वाले हैं, जो पर्सन इसको देखने वाले हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। या क्या हमारे बिजनेस की पोजीशन है, कितना हमारे पास में कैश है, क्या हम उनको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए काम करता है अकाउंट्स। लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब आप सोचिए, आपका एक लार्ज स्केल का बिजनेस, एक बड़े स्केल का बिजनेस है, तो और आपने इसके कई ब्रांचेस डाल के रखे हैं। मतलब सिटी ए में भी है, सिटी बी में भी है, सिटी ए या बी की जगह मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, पुणे में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी है। ऐसे अलग अलग सिटीज़ में आपका 10-12 सिटी में आपका बिजनेस चल रहा है। क्या आप सारी जगह पर जाके अपने एसेट्स हैं या नहीं है, या कितने एसेट्स खरीदे कितने नहीं खरीदे, उन चीज़ों को याद रख सकते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कब एसेट्स खरीदा था, कितने का खरीदा था, और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए अकाउंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस या रोल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स की बात करता है। रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक वे पे सही तरीके से रिकॉर्ड करना। आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पर कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, इसीलिए बोला गया है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सही तरीके से अकाउंट को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। सही तरीके से अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है या फिर रूल है उसको सही तरीके से फॉलो हुआ है या नहीं, इसकी बात करता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिंपल टर्म में समझे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का जो काम होता है उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको बनाने के लिए इसके पहले के स्टेप्स फॉलो करना या पहले के काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए भी अकाउंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट आज की डेट में अगर आप समझिए कि अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, आपने कब खरीदी, कितने की खरीदी, या लीगल कोई एक्शन हो जाए आपके अगेंस्ट में, मिस्टर मोहन आके आपको बोले कि ये उनका एसेट्स है, आप बोलें कि आपका है, आपके पास में कोई प्रूफ होना चाहिए ना। प्रूफ कैसे होगा? अकाउंटिंग एविडेंस से होगा कि हमने इसको इस डेट को खरीदा है, इसके लिए हमने ये वाला बिल नंबर है हमारे पास में, ये रिसीट नंबर है हमारे पास में। इस तरीके से आप अपना जो एविडेंस है वो प्रूव कर सकते हैं कि ये एसेट्स आपका है। ये लीगल रिक्वायरमेंट की बात करता है। कम्युनिकेटिंग टू कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, अलग अलग पार्टीज और यूजर्स को बताना। अभी हमने डिस्कस किया था कि अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने की बात किया था हमने, उन तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो ये कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कमाई हुई है, जो बिजनेस में एसेट्स आए हैं, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसके बारे में अपने यूजर तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ये बात करता है। लास्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। आपके जो मैनेजमेंट है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि उनको उनका काम एक ही होता है, डिसीजन मेकिंग का। लेकिन डिसीजन कैसे लेंगे? पास्ट में जो हुआ होगा वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन चीज़ों को बंद करने की बात होगी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है या इवेंट्स हैं उसके बेसिस में मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि क्या काम कंटिन्यू रखना है, कौन से काम चालू रखना है और कौन से काम बंद करना है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका एक यूज मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की भी बात करता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किया हमने तो क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहला तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस जो है
एक व्यापार जो है उसके क्या ट्रांजैक्शन हुए, कितने ट्रांजैक्शन हुए, कब हुए, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक जगह पर लिखी हुई मिल जाएगी। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, हमारे मैनेजमेंट को बताता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा नहीं है, या सिंपल वर्ड में समझे तो किस में प्रॉफिट हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है, किस काम से हमको लॉस हो रहा है। तो आपके मैनेजमेंट को भी ये हेल्प करता है। रिप्लेस मनी, सॉरी, रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करने का काम करता है। मैंने आपको बताया कि आप अपने ब्रेन में सारी चीज़ें याद रख पाए, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी। आप सारी चीज़ें याद रख लो, इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से अकाउंटिंग हमारे लिए यूज़फुल होती है। अगर हमने सारी चीज़ों को लिख के रखा है, तो जब हमको ज़रूरत होगी हम देखेंगे, हमारा काम हो जाएगा, सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फैसिलिएट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन करना। आप खुद सोचिए कि आपका जब 10th का रिजल्ट आया, तो आप कंपेयर किए ना कि मेरा इतना रिजल्ट आया और मेरे दोस्त का ये आया है, किसका ज़्यादा है और किसका कम है। एक ही साथ पढ़े थे, या आपका 10th का और आपके ही 9th के रिजल्ट में क्या अंतर है, किस सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा स्कोर किया था, किस में कम किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आया होगा। ये कंपेयर करने की बात होती है, या तो अपने आप को अपने पास्ट के ट्रांजेक्शन से या पास्ट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, या अपने आज के ट्रांजेक्शन को आने वाले टाइम के ट्रांजेक्शन के साथ में कंपेयर करने की जब बात होती है, तो ये कंपैरिजन की बात होती है, और इसके लिए भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग लोन की बात करता है। अगर आपको लोन चाहिए, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, वो बोलेगा आपको फ़ायदा हो रहा है, हम कैसे मांगे, तो आपके पास से बुक्स ऑफ अकाउंट से दिखा दीजिए हमको फ़ायदा हो रहा है, और ये अकाउंट को आपका जो यूज़र है, जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो देखेगा और उसपे उसको देख के आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो फाइनेंसिंग लोन के लिए भी ये यूज़फुल होती है। प्रॉफ़िट हो रहा होगा, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे दिखाई देगा। प्रॉफ़िट हुआ है, तो बैंक लोन दे देगी आपको अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन होता है, तो उसमें आपको प्रूव करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर आई और उन्होंने बोला कि आप अपने प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। अगर आपने टैक्स पे किया है, तो उस चीज़ को आपने रिकॉर्ड करके रखा होगा। आप उस चीज़ को दिखा दीजिए कि किस डेट पे किया है, कितने अमाउंट का पे किया हुआ है, क्या चालान नंबर या चेक नंबर या क्या ट्रांजैक्शन आईडी रही है, उससे आप इसको बता सकते हैं। तो ये कोर्ट में एक एविडेंस के लिए आपके यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑफ बिजनेस की बात बोला हुआ है। सेल ऑफ बिजनेस मतलब कि आप अपने पूरे बिजनेस को ही बेच रहे हैं। इसका सिंपल से एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं, कई बार आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस खरीद ले रहा है, या फिर एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, तो फेसबुक और व्हाट्सएप को आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। इनका टेक ओवर कर लिया फेसबुक ने, या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का टेक ओवर कर लिया फेसबुक ने और आज मेटा ने। या फिर अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले वोडाफोन अलग काम कर रहा था, आइडिया अलग काम कर रहा था। अब दोनों मर्ज होके एक साथ आके एक ही बिजनेस चला रहे हैं। तो किसके बिजनेस की कितनी वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा? ये अकाउंट्स से पता चलेगा, इसीलिए अकाउंट्स का यूज होता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये टर्म ध्यान दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि किसी पर्सन का दिवालिया हो जाना, या सब एक आसान भाषा में समझे, वो पर्सन जो अपने लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जो अपने उधारों का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उस पैसे का अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये उसके लिए इंसॉल्वेंसी का केस हो जाएगा। अगर और ये एक लीगल प्रोसेस होता है, कोर्ट अगर आपको डिक्लेयर कर रही है इंसॉल्वेंसी, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। इंसॉल्वेंसी मतलब अपने डेट्स का, उधार का पेमेंट नहीं कर पाना। तो उस केस में भी अगर ये लीगल प्रोसेस है, कोर्ट कैसे मानेगी, या आपके फेवर में जजमेंट कैसे आएगा कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से ही आएगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप अकाउंट। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बिजनेस चालू किया, और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा हम लोग मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर आएगा, टाइम आएगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ है कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा। जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए होंगे, तभी इसके बारे में हमें पता चलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट क्या होता है समझिएगा, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन, मतलब ऐसा समझिए मैं अपने दो दोस्तों के साथ में बिजनेस चालू किया, और जब मैंने अपने दोस्तों के साथ में बिजनेस चालू किया तो हमने पहले ही डिसीजन लिया था कि जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बराबर बराबर तीनों दोस्त जो हैं वो प्रॉफिट रख लेंगे। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ कैसे पता चलेगा? ये बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा। जब हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब हमारा रिकॉर्ड होगा तो लास्ट में हमको जाके पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या कितना लॉस हुआ है। इसीलिए पार्टनरशिप के टाइम पे भी ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो यूजफुल होते हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजर्स को ये के लिए ये यूजफुल होता है, और मैनेजर का काम क्या होता है? डिसीजन लेने का, क्या काम आगे करना है और क्या नहीं करना है। अगर कोई काम करना है तो उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना स्कोप है, इन चीज़ों को देखने की बात है। अगर बंद करना है तो कौन सा पार्ट हमको काम करना बंद करना है, इन चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट से मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको शो करता है, दिखाता है, बताता है कि कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला तो अकाउंट्स में जो चीज़ें लिखी हैं सारी एक्यूरेट हो, सही हो, जरूरी नहीं है। ये हमारे आपके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है ना, या हम और आप मिलके बनाते हैं, और ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या अगर 0.1% भी चांस है तो ये जो एरर के चांसेस हैं उस चीज़ को यहाँ पर हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले या फुल्ली एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रिकॉर्ड करना था 975 रुपये, 975 रुपये रिकॉर्ड करना था। बाई मिस्टेक मैंने क्या किया, 975 की जगह 957 कर दिया, 5 और 7 को आगे पीछे लिख दिया। ये ह्यूमन एरर है, कई बार हमसे इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है। याद करिए एग्जाम में भी कई बार हम ये मिस्टेक करके आते हैं। तो ये हमेशा एग्जैक्ट हो, सही हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी मैन्युअली रिकॉर्ड करने से इसमें गड़बड़ होने के, गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कई बार अनरियलिस्टिक होती है। ऐसा होता है ना, आप सोचिएगा कि एक एसेट्स रिकॉर्ड करना था, उसके लिए भी आप सोचिए कि आपके घर में एक फर्नीचर है, आपने उसको खरीदा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे लिख लिया। हर साल उसकी वैल्यू कुछ कम होती जा रही है, लेकिन और हर साल आपने माना कि इसकी 10 साल की लाइफ है, 10,000 का सोफा था आपका, तो हर साल 1-1 हज़ार इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या ये एकदम एक्यूरेट अमाउंट है? आप 1 साल बाद बेचने जाओगे तो क्या ये 9,000 का बिक जाएगा? 2 साल के बाद बेचने जाओगे तो क्या 8,000 का बिक जाएगा? 3 साल के बाद बेचने जाओगे तो क्या ये 7,000 का बिक जाएगा? जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बोला हुआ है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कई बार जो हमारा अनुमान है वो गलत भी हो सकता है 10 की जगह 11 साल चल जाए, और हमने 1-1 हज़ार रुपये जो हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, आखिरी में चल के हमारी बुक वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन फिर भी सोफा बना हुआ है, हमारे पास में रखा हुआ है और 1-2 साल वो काम कर रहा है। तो ये हमेशा एक्यूरेट हो, सही हो, जरूरी नहीं है, कुछ अनरियलिस्टिक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव जो फैक्टर्स होते हैं उसको इग्नोर करता है, क्वांटिटीज पे बात करता है, नंबर्स पे बात करता है, यूनिट्स पे बात करता है। आप गए थे मार्केट पे राइस परचेस करने के लिए, चावल खरीदने के लिए, आपने 70 रुपए किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल खरीदा, 70 रुपए मार्केट में दिया। आप 1 साल बाद गए और फिर से चावल खरीदा और तब जाके आपने 90 रुपए किलो चावल खरीदा। तो क्या दोनों राइस की वेराइटी सेम थी? क्या दोनों चावल सेम था? जरूरी नहीं है। एक हो सकता है बासमती हो और दूसरी कोई और वैरायटी की हो। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिटी है उसको इग्नोर करके क्वांटिटीज पे, नंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल चेंज पे भी कोई हम लोग यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसको नहीं देख पाते हैं। प्राइस लेवल चेंज का मतलब क्या होगा? आज की डेट कोई चीज़ अगर 100 रुपये है, कल 110 की होगी, 120 की होगी, 150 की होगी, तो भी अकाउंट इसको अलग नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे कि पिछले साल पे 100 रुपए का था, इस साल 150 रुपये खर्चा हुआ। कहाँ खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये आपको समझ में आएगा, लेकिन यूनिट का कंजप्शन तो आपका सेम रहा। ये कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर आपको समझना है तो ये समझिए कि आपके घर पे
इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 100 यूनिट का है, 100 यूनिट आप हर महीने यूज़ कर रहे हैं और आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट का चार्ज था 5 रुपये, तो आपके महीने भर का बिल आया 500 रुपये। लेकिन बिजली जो है वो महंगी हो गई और उसका रेट हो गया 5 रुपये 40 पैसा। आपने यूज़ तो करोगे फिर भी 100 यूनिट ही कंस्टेंट रेट से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपका जो बिल है वो 540 का दिखाई दिया। 540 मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा आपके खर्च हुए, एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंस किए, लेकिन यहाँ पर आपका यूनिट में कंजप्शन नहीं बढ़ा है, आपने कंजप्शन नहीं बढ़ाया है, आपका प्राइस लेवल पे जो चेंज है उसकी वजह से ये रेट बढ़ा है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम सिर्फ अमाउंट देख लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा खर्चीली हो रही है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर कई बार इग्नोर कर दिया जाता है। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट है विंडो ट्रेसिंग। विंडो ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को सजा के दिखाना एकदम बढ़िया से। ऐसा होता है ना कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो घर के सारे कचरे को उठा के अंदर के कमरे में रख दीजिए और सामने का हॉल जो है एकदम बढ़िया से सजा के रखिए, ये विंडो ड्रेसिंग का काम है। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कई बार ऐसा किया जाता है। लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को या आउटसाइडर्स को खुश करने के लिए बिजनेस कई बार ऐसा करती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को में कुछ ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करके और लोगों के साथ में किसी तरीके के फ्रॉड करने की कोशिश करें। फ्रॉड मतलब कि इंटेंशनली कुछ फाइनेंशियल उनको लॉस पहुंचाने की कोशिश करें, ये भी चांसेस इसमें बने रहते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उनको जहां पर रिकॉर्ड करना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या किसी तरीके के कंस्ट्रक्शन की यूनिट है, ये लोग अपने यहाँ पर जो अकाउंटिंग करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पे चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के साथ साथ एक अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें सिर्फ आपका जो गुड्स है या कमोडिटी है उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये यूज़ होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है लास्ट हमारा ब्रांच। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज़फुल हो। किस तरीके से? ये जनरली रेशियोज में, परसेंटेज में या फैक्ट्स एंड फिगर्स के लास्ट के कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे ये बात करता है। लास्ट ईयर हमको रेट ऑफ रिटर्न 10% मिला था, इस बार 11% मिला है, मतलब 1% का ग्रोथ हुआ है। तो इस तरीके से ये इन चीज़ों पे डिस्कस करता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शंस पे ये डील करता है। नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन होते हैं हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स? तो सबसे पहले इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, दो अलग अलग तरीके के यूजर होते हैं। इंटरनल मींस विद इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर के होते हैं। बिजनेस के अंदर पे ओनर हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हो सकते हैं। ओनर जिसने बिजनेस चालू किया होगा उसको अपने बिजनेस पे इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट के लिए ही उसने बिजनेस चालू किया होगा। मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकर होती है, अपने बिजनेस में क्या फायदेमंद है क्या नुकसान वाली चीजें हैं उसको डिसाइड करने का काम मैनेजमेंट करती है, इसलिए मैनेजमेंट भी यूजर है। इसके अलावा एम्प्लॉयज और वर्कर, जितना एक बिजनेस उनसे कमाई कर रहा है क्या उस हिसाब से सही अमाउंट का पेमेंट कर रहा है, क्या सही भुगतान कर रहा है, इन चीज़ों के लिए एम्प्लॉयज या वर्कर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती है। या देख सकते हैं कि क्या हमको सही रेट पे पेमेंट हो रहा है, हम जितना काम कर रहे हैं बिजनेस हमसे ज़्यादा काम करवा के हमको कम पोर्शन तो नहीं दे रही है, इसलिए एम्प्लॉयज़ या स्टाफ भी इसके यूज़र हो सकते हैं। एक्सटर्नल में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर लोन की ज़रूरत है, लोन कौन देगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के देंगे क्या हम फायदेमंद बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम लोन का पेमेंट वापस कर पाएंगे। इस वजह से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमारे यूज़र होते हैं और ये बिजनेस से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं, इसलिए एक्सटर्नल यूज़र है। इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। शेयर मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉक मार्केट के थ्रू हम किसी कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं और शेयर परचेस किए तो हम उस कंपनी के
एक पर्टिकुलर पोर्शन के ओनर बन जाएंगे, एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएंगे उस कंपनी के। तो हमने उस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हम भी उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, या हमारे लिए वो ज़रूरी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना ज़रूरी है ताकि हमको पता चल सके कि ये जो बिजनेस है जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो हमको सही रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या इससे ज़्यादा प्रॉफिट किसी और कंपनी में हो रहा है तो हम वो पैसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जहाँ काम होगा वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो यूज़फुल चीज़ें होंगी। क्रेडिटर जो आपको उधार में सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो उनको भी तो पैसे वापस चाहिए होंगे ना। पैसे कैसे वापस मिलेंगे अगर आपको प्रॉफिट होगा तो, इसलिए वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर होते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कई और डिपार्टमेंट्स है बिजनेस एक गवर्नमेंट के। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट, ऐसे कई और डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूज़र हो सकते हैं। रिसर्चर, रिसर्चर का मतलब कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ एक फाइंड करना चाहते हैं, अपनी स्टडी के लिए कुछ एक फाइंडिंग करना चाहते हैं, वो भी इसके यूज़र हो सकते हैं। आप अपने क्लास 11th-12th में जाएंगे तो आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, या अगर आप क्लास 11th-12th में रहे होंगे तो आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा जिससे कि आपको उस प्रोजेक्ट में एक बिजनेस की एनालिसिस करनी थी, देखना था, बताना था, और वो एनालिसिस करने के टाइम पे आप उस बिजनेस के रिसर्चर हो। आप डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अपने किसी एम के लिए उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए रिसर्चर भी यूज़र होते हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स किस तरीके से यूज़र होंगे, तो सिंपली एक बिजनेस आपसे बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं कर रहा है, इन चीज़ों की ये बात करते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी देख के समझेंगे, या वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बिजनेस हमसे बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं कर रहे हैं, हमको लूट तो नहीं रहे हैं। इन चीज़ों की जब बात होती है तो ये भी हमारे बिजनेस के यूज़र होते हैं। पब्लिक, पब्लिक मतलब जो हमारे सोसाइटी के बाकी लोग हैं वो भी हमारे बिजनेस के यूज़र होंगे, हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूज़र होंगे। वो लोग ये देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस बुक्स ये जो बिजनेस है हमारे जो यूटिलाइजेशन, हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ काम कर रही है, क्या वो हमारे लिए कुछ हमारे लिए क्या कुछ रिटर्न कर रही है जिसके लिए आगे चल के सीएसआर का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से कई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आपको जानने और समझने के लिए मिलेगा। पब्लिक भी इसी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूज़र होती है। आज के टॉपिक में, आज के क्लास में, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे और भी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अपने अकाउंट्स के नेचर के बारे में जानेंगे, अकाउंट्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, और इसके अलावा अकाउंट्स के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम अपने न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।